एक डेमोक्रेसी में मुझे अपने नेता चुनने की आजादी है, लेकिन क्या जजेस चुनने की भी आजादी है? ऐसा सवाल कुछ लोग अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की कोर्ट में अपनी पेशी देने से मना कर दिया और कह दिया है कि मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। I will not present myself in front of your court, neither will my legal representative be there। और इन्हीं के साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी ये कह दिया है। बेसिकली हुआ ये कि फरवरी के महीने में अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी को इन सीबीआई के एक केस जो लिकर पॉलिसी से रिलेटेड था, कई सारे केसेस थे लेकिन मेजर केसेस में उनको बेल मिल गई। और अब इस जो डिवीजन है, मतलब बेल के साथ साथ उनको ये भी कह दिया गया कि दे आर नॉट द सीबीआई कुड नॉट गैदर एनफ एविडेंस टू होल्ड देम गिल्टी, इसलिए ये प्रोसीडिंग्स बंद कर दी गई। तो सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई ने चैलेंज किया हाईकोर्ट के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट के चैलेंज में सिंगल जज बेंच जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी के पास यह मामला गया। तो केजरीवाल खुद अपने लिए अपीयर हुए, बहुत सारे मीडिया पे भी ये देखने को मिला कि वो अपीयर हुए, अपना केस रखा और पॉइंट रखा और उन्होंने रिक्वेस्ट किया रिक्यूजल के लिए। रिक्यूजल का मतलब बेसिकली क्या होता है दोस्तों? रिक्यूजल का मतलब होता है जब कोई जज अपने पर्टिकुलर एलोकेटेड केस को सुनने से विड्रॉ कर लेता है, पीछे हट जाता है। और रिक्यूजल की जो पिटीशन है वो जज के खुद के पास जाती है। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट दैट वी विल टॉक अबाउट। अब जज के पास रिक्यूजल की पिटीशन गई तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो विड्रॉ नहीं करूंगी। केजरीवाल जी का यह आरोप है कि कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे एप्रीहेंशन ऑफ बायस लग रहा है। एप्रीहेंशन ऑफ बायस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका जो जजमेंट होगा वो मेरे अगेंस्ट आने के चांसेस हैं। अपनी रिक्यूजल पिटीशन में उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, दे आर इम्पैनल्ड विद द अटॉर्नी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, जो सरकार के लिए काम करते हैं। और सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे केसेस उनके पास आते हैं, जिसका मतलब है कि केसेस का आदान प्रदान है, रेम्यूनरेशन है, पैसा है जो उनके बच्चों को सरकार की तरफ से आता है। यह आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2 की कुछ ऐसे इवेंट्स पे जजेस की, इन जज की प्रेजेंस पाई गई विच वर लिंक्ड टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन सब चीजों को पॉइंट में रखते हुए केजरीवाल कहते हैं कि मैं जी इन जज के सामने नहीं अपना केस रिप्रेजेंट करना चाहता। आई थिंक देयर इज अ एप्रीहेंशन ऑफ बायस। लेकिन इनके इस एप्रीहेंशन को कोई सीरियसली लेता नहीं है और इसी की वजह से ये पैराडॉक्स हमारे सामने आता है, ये सिचुएशन हमारे सामने आती है कि भारत की जुडिशरी में, भारत के जुडिशियल सिस्टम के अंदर क्यों नहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो जजेस के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने की गाइडलाइन देता है। अगर आप जस्टिस या जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो सिद्धांत बहुत ही प्रोमिनेंट है, दो प्रिंसिपल्स बहुत ही प्रोमिनेंट है। एक है नीमो जुडे उन कॉजा सुआ। इसका मतलब होता है कोई भी अपने ही केस में, अपने ही केस में या अपने से रिलेटेड केस के अंदर जज नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वो अपने से रिलेटेड या अपने केस में जज होगा तो उसके अंदर बायस आ जाएगा और ये बायस जो है ये जजमेंट्स को खराब कर सकता है। दूसरा प्रिंसिपल अभी इसके अंदर नहीं डिस्कस करूंगा, वो मैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा जिस जिसको पता है कि दूसरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। चाहे अंग्रेजी में ही लिखिए उसका, लैटिन भाषा में मत लिखिए। तो नीमो जुडे उन कॉजा सुआ कहता है कि जज को कभी भी अपने ही केस में जज नहीं होना चाहिए या अपने से रिलेटेड केस में जज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बायस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेचुरली आ जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद हमारी जुडिशरी ने अभी तक एक सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं बनाई है, ना ही पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है जिसके तहत यह डिसाइड हो सके कि जजेस को कौन से केसेस से अपने आप को विड्रॉ कर लेना है, कौन सा नहीं करना है। वी आर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द जजेस विजडम देमसेल्व्स। हम जजेस की खुद की विजडम पे, खुद के कॉन्शियंस पे, खुद के एथिकल मेकअप पे हम डिपेंडेंट रहते हैं ज्यादा तौर पे। अगर अभी आप देखोगे लिटिगेंट जाता है, आरोप लगाता है बायस का, और जज खुद ही वो बायस का केस सुनता है, जब वो खुद ही अपने बायस का केस सुनता है और कहता है कि मैं रिक्यूज नहीं करूंगी या मैं रिक्यूज नहीं करूंगा, तो ये सवाल उठते हैं कि क्या इसके लिए कोई एक मैकेनिज्म नहीं तैयार कर लेना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस निकाल लेनी चाहिए। अब सीबीआई लिकर पॉलिसी केस के अंदर भी यही चीज देखने को मिली, जहां एलिगेशन लगता है 2023 के बीच में 25 के अंदर जो उनके सन्स एंड डॉटर्स यानी कि बच्चों का जो रोल है एज
द लिटिगेंट्स और एज द काउंसिल फॉर द सॉलिसिटर जनरल, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट भी मिलती है, पे भी मिलता है, रेम्यूनरेशन भी मिलता है। जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो जस्टिस शर्मा जी ने कहा कि मैं इस एप्लीकेशन को डिनाई करती हूं, इस एप्लीकेशन की भाषा में मुझे कोर्ट के ऊपर अटैक लग रहा है, कोर्ट के ऊपर मिसट्रस्ट लग रहा है, और केजरीवाल जो है कहते हैं कि मैं तो भाई आऊंगा नहीं प्रोसीडिंग में। अब ये जो टसल है कोर्ट और एक पॉलिटिकल लीडर के बीच में, ये काफी हद तक दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक, जहां पे हर व्यक्ति को न्याय की या अनबायस्ड जस्टिस की तलाश है, वहां एक मिनिस्टर को भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये मिनिस्टर या एक्स मिनिस्टर है ना, एक पॉलिटिकल लीडर ये डिमांड कर सकते हैं कि ये वाला केस में मैं तो इस जज के सामने नहीं जाऊंगा। दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल। कहीं ये फोरम शॉपिंग तो नहीं है? फोरम शॉपिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने पसंद के जजेस के पास अपने केस को ले जाना चाहो, ये भी तो एक बायस का तरीका है। तो अगर वहां के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि यह बायस हो सकता है, एक लिटिगेंट के पर्सपेक्टिव से भी एक बायस नजर आता है। खैर, केजरीवाल ने तो यह कहा कि मैं गांधी जी की तरह सत्याग्रह करूंगा, जैसे गांधी जी ब्रिटिशर्स की अदालतों को, लॉज को, रूल्स को नहीं मानते थे, मैं ये वाले जो जजेस हैं इनके दिए गए ऑर्डर्स को, निर्देश को नहीं मानूंगा। तो अगला सवाल आपके मन में आएगा कि कहीं केजरीवाल के अगेंस्ट कंटेम्प्ट लगेगा या नहीं लगेगा, उसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो ना होने की वजह से दिक्कत आती है कि जजेस रिक्यूज कब करते हैं। केजरीवाल अपने 4 पेजेस की चिट्ठी में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जहां पे हाई कोर्ट के कई जजेस ने बायस पॉइंट आउट होने के बाद अपने आप को जो केस है उसे रिक्यूज किया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कई केसेस हैं जहां पे जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया। 2023 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने भी अपने आप को रिक्यूज किया था किसी केस में, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड केस में, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ किसी ना किसी कैपेसिटी में काम कर चुके थे। इससे पहले जस्टिस यूयू ललित, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर की जजमेंट के दौरान उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, क्योंकि ये पॉइंट आउट किया गया था कि ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ वन ऑफ द क्रिमिनल केसेस रिलेटेड टू अयोध्या राम मंदिर, ही वॉज एन एडवोकेट फॉर वन ऑफ द पार्टीज। तो कहने का यह मतलब है कि अब ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि कौन से केस में आपको वापस जाना है, कौन से केस में विड्रॉ करना है, कौन से में रिजेक्ट करना है। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें जजेस ने अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने आप को केस से रिक्यूज करने से मना कर दिया। अब इसके लिए क्या कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है? द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन रणजीत ठाकुर केस ऑफ 1987 में यह बोला गया था कि आप ऐसा समझिए कि सिर्फ और सिर्फ मियर एप्रीहेंशन ऑफ बायस फ्रॉम द लिटिगेंट ये नहीं हो सकता। मतलब मैं लिटिगेंट हूं, मैं केस लेके आया हूं और मुझे लगता है कि मेरे अगेंस्ट बायस होगा, सिर्फ इस बेसिस पे रिक्यूजल नहीं माना जा सकता है। तो आपके पास ना दो अप्रोचेस होती हैं जहां पे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या रिक्यूजल को समझ सकते हो कि कौन से मामले में जज को विड्रॉ कर लेना चाहिए। एक होता है रियल डेंजर टेस्ट। रियल डेंजर टेस्ट कहता है कि आपको यह प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि ये जज बायस्ड है। अब दिक्कत यह है कि ये ऑब्जेक्टिवली प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जज के दिमाग में नहीं जा सकते, हम जज के इंटेंशंस को नहीं समझ सकते, और इसके लिए अगर टेंजिबल प्रूफ नहीं है मेरे पास, है ना, हो सकता है पुरानी किसी जजमेंट में उन्होंने कोई बायस ना दिखाया हो, तो क्या इसका मतलब है कि मैं रिक्यूजल नहीं मांग सकता हूं? It should highlight actual bias is present, which is very difficult standard to fulfill। ये difficult है क्योंकि इसे प्रूव करना कोर्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ जो अप्रोच होती है, जो अप्रोच रंजीत ठाकुर में भी कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 87 की, वो है रीजनेबल एप्रीहेंशन अप्रोच। रीजनेबल एप्रीहेंशन अप्रोच ये कहती है कि किसी थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर को, यानी मैं लिटिगेंट हूं, मेरा केस है और जजेस है, ये दो पार्टीज हैं, लेकिन किसी तीसरे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर को परसीव क्या होता है, नजर क्या आता है, परसेप्शन उसकी क्या बनती है अगर उसको केस की कहानी बताई जाती है, इस बात पे डिसाइड करना चाहिए कि जज को रिक्यूज करना है या नहीं। तो एक फेयर माइंडेड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर अगर देखे कि अगर ये वाले, फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इफ दे कम टू लाइट, कि अगर जज के रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व है गवर्नमेंट के साथ, या जज ने किसी तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है सरकार से, any pecuniary interest which is financial benefit related to one of the parties, है ना, अगर ये सारी चीजें निकल के आती हैं, तो अगर आपको
रिक्यूज करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन के बेसिस पे रिक्यूज कर लेना चाहिए, है ना। मतलब आपको सच में बायस है ये ना हो, ये ना भी प्रूव हो पाए, लेकिन परसेप्शन ऑफ बायस जहां आ गई, ऑब्जर्वर की आंखों में उसे लगा कि शायद यहां पे बायस है, तो सिर्फ इतना ही काफी होना चाहिए जज को रिक्यूज करने के लिए। खैर, ये लिटिगेंट का कॉन्फिडेंस और इंस्टीट्यूशन का अपना खुद का इंटेग्रिटी बचा के रखने का एक बहुत ही मुश्किल सा बैलेंस है। तो आगे जाते हुए जहां तक मुझे लगता है, जहां तक बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि सबसे पहले तो परसेप्शन के ऊपर काम करना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो शुड बी सीन टू बी डन, ऐसा केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। साथ ही साथ रिक्यूजल का जो फैसला है, अल्टीमेटली इसको डाल देना चाहिए टू अ ग्रुप ऑफ अदर पीयर्स एज वेल, है ना। मतलब अगर मेरे ही रिक्यूजल की बात हो रही है तो सिर्फ मैं इन्वॉल्व हूं अगर उस डिसीजन में, तो इसमें थोड़ा सा बायस तो मुझे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का लगता है। बट ऑफ कोर्स इस पे और ज्यादा डिबेट डिस्कशन होनी जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को जरूर कोडिफाई करना पड़ेगा या पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा कि कौन से मामलों में, कौन से केसेस में जजेस को रिक्यूज कर लेना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट अगर खुद से कानून बनाएगा ना तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ टू एंड फ्रो विद द जुडिशरी। इसलिए बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही गाइडलाइंस इशू कर दे और गाइडलाइंस इशू करने के बाद वो सभी हाई कोर्ट्स पे अप्लाई होने लग जाए। इसके अलावा क्या केजरीवाल के ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी क्योंकि उन्होंने आने से मना कर दिया, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि केजरीवाल के पास यह अधिकार है कि जो उन्होंने रिक्यूजल की पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में, वो उसे चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास जाके कि मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो वैलिड थी, आप प्लीज ऑर्डर दे दीजिए और किसी और जज को मेरा मामला सुनने के लिए कही। खैर, वक्त ही बताएगा कि कैसे आगे ये चीज बढ़ती है, क्या केजरीवाल पे कंटेम्प्ट लगता है। अगर आप चाहते हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्सप्लेन करते हुए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास आखिरी के 4 हफ्ते जिसमें से 2 हफ्ते में आप सभी सब्जेक्ट्स की एक रिवीजन साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं तो रैपिड रिवीजन कोर्स में आ सकते हैं, इस पे स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है। इसके अलावा आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। यदि आपके कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, खासतौर पे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ लोग का रह जाता है, कुछ का ज्योग्राफी रह जाता है, कुछ का एनवायरनमेंट रह जाता है, तो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहते हैं तो हमारा एपिक कोर्स भी अवेलेबल है जो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस रखेगा। इसके अलावा आपको कोई और करंट अफेयर्स पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। और जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे 2 चीजें बताइएगा, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और क्या आप चाहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।